हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। थोड़ा सा गला ख़राब है मेरी साउंड में थोड़ा सा आपको हो सकता है मे भी सुनने में दिक्कत हो। कोशिश करूँगी कि अच्छे से क्लास कर पाऊँ। तो चलते हैं क्लास में। तो हमने अभी जो लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा आपका इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट हमने 1904 पढ़ा, जिसमें कैसे क्या कितने सीनियर्स में मेंबर्स होने चाहिए और कितने उसका टाइम पीरियड होना चाहिए, ये सब हमने उसमें देखा। क्या उसने सजेशंस दिए थे लॉर्ड कर्जन ने, उसी में अपने नेक्स्ट इसमें है गवर्नमेंट रेजुलेशंस और एजुकेशन पॉलिसी पॉलिसी 1904। इस इसमें इन्होंने एक ये जो लॉर्ड कर्जन थे यहाँ पर, ये लॉर्ड कर्जन है, इन्होंने एजुकेशन पर बहुत काफ़ी काम किया है। अब यहाँ पर भी इन्होंने एजुकेशन लॉर्ड कर्जन पब्लिश्ड हिज एजुकेशन पॉलिसी, इन्होंने की है 11 मार्च मतलब 11 मार्च 1904 को, इन द फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट प्रपोजल। एक पॉलिसी इन्होंने अपना प्रकाशित की और उसको एक इनका ये प्रपोजल था इस पॉलिसी के रूप में। इन्होंने इसमें जो उस टाइम एट प्रेजेंट जो भी प्रॉब्लम्स थी एजुकेशन में, वो इंडियंस के समक्ष रखी। इंडियंस को बताया कि क्या उसमें फॉल्ट है, क्या डिफेक्ट है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में उस टाइम में, जो कि 1904 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। उस टाइम से पहले की जो एजुकेशन थी, उस एजुकेशन में कौन कौन से डिफेक्ट थे, वो इन्होंने यहाँ पर उनको इंडियंस के सामने रखा। इंडियन को बताया कि भाई आपकी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ मतलब फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम है आपका, तो इसको हम रिवाइज करके और फिर इसको डेवलप करेंगे न्यू तरीके से। तो यहाँ पर इन्होंने इसमें जो डिफेक्ट बताए, सबसे पहले जो इन्होंने डिफेक्ट जो बताए वो थे, फर्स्ट डिफेक्ट था इनका न्यूमेरिकल डिफेक्ट। न्यूमेरिकल डिफेक्ट यहाँ पर हम नंबर से है कि कितने लोगों को एजुकेशन मिल रही थी, कितने एजुकेशन को में लोगों को नहीं मिल रही थी, और कितने लोग रिसीव कर रहे थे, कितने में से कितने। तो यहाँ पर है न्यूमेरिकल, इन्होंने लिखा है न्यूमेरिकल द करंट एजुकेशन सिस्टम हैज़ द मोस्ट फ्लो 4 आउट, यानी कि आउट ऑफ 5 विलेज हैव नो स्कूल्स, यानी कि जो आपके 5 विलेज थे उसमें से सिर्फ चार, एक ही विलेज में स्कूल्स था। 4 स्कूल जो आपके 4 ये थे विलेजेस थे, इसमें आपका 4 स्कूलों में कोई भी 4 विलेजेस में कोई भी स्कूल नहीं था। यहाँ पर इन्होंने एक तो ये कहा, ये आपका 5 है और यहाँ पे आपका 4 है। तो ये न्यूमरिक नंबर्स की जब हम बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल डिफेक्ट्स की जब बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 4 विलेजेस में स्कूल नहीं थे। अगर हम नेक्स्ट है 3 आउट ऑफ 4 चिल्ड्रन, 4 चिल्ड्रन, यानी कि यहाँ पर इन्होंने कहा 3 और 4, तो यहाँ पर आपका 4 और 3 चिल्ड्रंस डू नॉट रिसीव एजुकेशन एंड ओनली वन, यानी कि नहीं, नॉट रिसीव एजुकेशन। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो 4 स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट्स एजुकेशन नहीं ले रहे थे ओनली। यहाँ पर भी आप देखिए कितनी बड़ा रेशो इन्होंने बताया कि जो 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में से सिर्फ एक ही बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, एक ही बच्चा एजुकेशन रिसीव कर पा रहा है। बिकॉज हमारे यहाँ
उस टाइम ये एक बहुत बड़ा डिफेक्ट था कि या तो बच्चे स्कूल जा ही नहीं पा रहे थे, बहुत सारे रीजंस थे उस इसके पीछे कि बच्चे एजुकेशन नहीं ले पा रहे थे। एक तो उस टाइम इंग्लिश ब्रिटिश सरकार यहाँ पर चला रही थी, दूसरा यहाँ पर इंग्लिश को फोकस किया जा रहा था। अब जिन बच्चों ने इंग्लिश पढ़ी ही नहीं है, इंग्लिश देखी ही नहीं थी, तो बच्चे उससे भी कहीं ना कहीं डरते थे। और जो मेन प्रॉब्लम थी कि हमारा जो इंडियन पेरेंट्स थे वो भी अवेयर नहीं थे एजुकेशन को लेकर, जिससे कि वो अपनी बच्चों को भी, जब वो खुद ही पढ़े लिखे नहीं थे तो बच्चों को क्या पढ़ाते। तो इसीलिए 4 बच्चों में से सिर्फ एक ही बच्चा एजुकेशन रिसीव कर पा रहा था। दूसरा एक इसके पीछे कि 4 बच्चों में से सिर्फ एक ही बच्चा रिसीव कर पा रहा है एजुकेशन और 3 बच्चे रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक बड़ा रीज़न था कि जो विलेज थे हमारे वहाँ पर स्कूल नहीं थे। स्कूल नहीं होने की रीज़न कि पेरेंट्स अपने बच्चों को दूर नहीं भेज सकते थे पढ़ने के लिए, है ना? क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव में अगर 5 गांव हैं तो दूसरे गांव में जाने के लिए टाइम, फिर हर पेरेंट्स पहली बात तो अवेयर ही नहीं है, दूसरी बात फिर वो इतनी डिस्टेंस था कि बच्चा एजुकेशन लेने के लिए जा ही नहीं सकता था। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं एजुकेशन यहाँ पर लैग कर रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफेक्ट था। नेक्स्ट है एंड ओनली वन, यहाँ देख रहे हैं आप ओनली वन, ठीक, ये ओनली वन out of 40 girls receive education in some form of schools। यानी कि जो 40 गर्ल्स में से ओनली और ओनली वन गर्ल्स स्कूल जा पाती थी। रीजन फिर वही है कि अवेयरनेस नहीं थी, स्कूल नहीं थे, फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो जो पेरेंट्स थे वो गर्ल्स को नहीं भेजते थे स्कूल्स में पढ़ाने के लिए। वो घर पे ही घर का कार्य करती थी, घर में ही रह के जो भी उनके क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा समाज है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही रहा कि लड़कों को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, लड़कों को ही ज़्यादा, जैसे कि हम अगर हमारे जो वो हैं वेद हैं, प्राण हैं, अगर हम देखते हैं तो अथर्ववेद में भी ये लिखा गया है कि अगर लड़के को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, लड़का को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है, हमारे जो वो है होली ग्रंथ्स हैं या हमारा जो जितने भी हमारे 4 प्राण, ये क्या है, 4 वेद हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। उसमें से जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में ये कहा गया है कि लड़के को ज़्यादा वैल्यू दी गई है, लड़का हमें मोक्ष प्राप्ति कराएगा। तो लड़के को शुरू से ही हमारी सोसाइटी ने, हमारे जो वेद हैं उन्होंने इम्पोर्टेंस दी, जिसकी वजह से जो यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, लिंग भेद हुआ, तो लड़कियों की शिक्षा को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, लड़कियां नहीं पढ़ पाई। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या है यहाँ पर, 40 ये जो आपके गर्ल्स चाइल्ड हैं, ये एजुकेशन, इसमें से सिर्फ एक बच्चा किसी तरह से, एक बच्ची स्कूल तक पहुंच पा रही है। वो भी ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन प्रॉपर ले पाए, हायर एजुकेशन तक पहुंचे, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से उसे रोक लिया जाता था। तो ये एक बड़ा, उस टाइम में बहुत बड़ा डिफेक्ट था, बिग डिफेक्ट था एजुकेशन का, जो हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम था। नेक्स्ट है, ये इन्होंने डिफेक्ट बताए जो कि एजुकेशन लैग कर रही थी, ये बिग डिफेक्ट है। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव डिफेक्ट। ये तो आपका हो गया न्यूमेरिकल डिफेक्ट, अब है क्वालिटेटिव डिफेक्ट, गुणात्मक दोष।
ये था आपका संख्यात्मक दोष, है ना। संख्यात्मक दोष हमने देख लिया कि किस तरह से हमारे स्कूल्स नहीं है, किस तरह से हमारे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही है, कितने में से कितने बच्चे ही एजुकेशन ले पा रहे हैं। अब हम देख लेते हैं ये गुणात्मक, जो कि हमारा क्वालिटेटिव डिफेक्ट है। द करिकुलम इज कम्प्लीटली लिटरेरी, यानी कि जो हमारा फर्स्ट इसका डिफेक्ट यही था कि जिस लिटरेचर जिस से करिकुलम जो था वो उसमें प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज नहीं दे पा रहे थे हम, क्योंकि सिर्फ लिटरेचर बेस्ड था, साहित्यिक बेस्ड था। उसमें कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलप नहीं किया था हमने करिकुलम को, या कोई प्रैक्टिकल वे में हमारा करिकुलम नहीं था, कोई अट्रैक्टिव करिकुलम नहीं था, कोई एक कहते हैं ना इंटरेस्टिव नहीं था, जो कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जब करिकुलम होता है, या स्टूडेंट के को एक प्रैक्टिकल वे में जैसे कि हम अगर आज की एजुकेशन की हम बात करते हैं, आज के करिकुलम की हम बात करते हैं, जब हम आज करिकुलम देखते हैं तो जो छोटे बच्चे हैं, जब हम उनको एक अट्रैक्टिव वे में हमारा करिकुलम रखा है, हम प्रैक्टिकल वे में हम डेमो करके बच्चों को पढ़ाते हैं, हम डेमोस्ट्रेट वे में बच्चों को चीज़ों को दिखाकर पढ़ाते हैं। लाइक अगर हमें बच्चों को अल्फ़ाबेट्स सिखाना है, अल्फ़ाबेट लर्न कराना है, तो हम ए फॉर एप्पल के साथ उसको एक एप्पल का पिक्चर भी दिखाते हैं। तो एक तो एप्पल है, ऊपर से वो रेड है, एक शेप है, बच्चा एक ही चीज से कितनी सारी चीजें सीख रहा है। देखिए अब कोई ऐप लाइक ये पेन ही है, अगर हम P4 पेन से बच्चे को बता रहे हैं, तो पेन उसको बच्चे को दिख रहा है भाई इस शेप में पेन होता है, देन उसको वो कलर अट्रैक्टिव करेगा। जिस जैसे अगर हम A4 एप्पल बच्चे को बताएंगे तो एप्पल का जो रेड कलर है उसको अट्रैक्टिव करेगा, उसको इंटरेस्ट उसमें आएगा, तो वो लर्न करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। तो प्रैक्टिकल और डेमोस्ट्रेट वे में सिखाना, उस टाइप से करिकुलम बनाना, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को रखना, वो बड़ी बात है, जिससे कि यहाँ पर ऐसा करिकुलम नहीं था। यहाँ सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर साहित्यिक बेस्ड करिकुलम को फोकस किया गया था। तो ये एक उस टाइम की एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा नेगेटिव वो था, पार्ट था। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन नेसेसरी। उस टाइम की जो आपकी ये एजुकेशन थी, जो इस टाइम की एजुकेशन है बिफोर 1904 जो इन्होंने दिया, इसीलिए दिया कि एग्जामिनेशन का इतना इम्पोर्टेंस दी गई कि बच्चा रट्टाफिकेशन करे और पेपर दे, एग्जामिनेशन दे। एग्जामिनेशन हर कि भाई आपको पूरा सिलेबस उठा के दे दिया जाता था कि आपको ये पढ़ना है और इसका एग्ज़ाम देना है, तो उसको इतना फोकस्ड किया, बाकी चीज़ों को प्रैक्टिकली ना करके एग्जामिनेशन को बहुत फोकस किया गया, बहुत इम्पोर्टेंस दी गई। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट था इसका उस टाइम की एजुकेशन का। नेक्स्ट है इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस student intelligence is developed more than their memory। ये देखिए यहाँ पे ये बच्चे का इंटेलिजेंस को नहीं फोकस कर रहे हैं, ये जो आपका बुद्धि है उसको डेवलप नहीं कर रहे हैं, उसका विकास नहीं कर रहे हैं। ये किसको को फोकस कर रहे हैं यहाँ पर, ये मेमोरी को, रट्टाफिकेशन को, मेमोरी फोकस कर रहे हैं। जिससे कि अगर हम वैदिक काल की बात करते हैं, अगर हम बुद्धिज्म काल की बात करते हैं, हम मेडिवल काल की बात करते हैं, तो उस टाइम पर भी हमारा सिर्फ और सिर्फ आपका मेमोरी बेस्ड, सिर्फ गुरु ने सामने से पढ़ के सुना दिया, बच्चे को उसको रटना होता था, बच्चे को उसको अपने माइंड में
सिर्फ रटना है, उसको सीखना नहीं है, उसका मीनिंग नहीं उस बच्चे को पता होगा, लेकिन उसको याद होगा, सिर्फ मेमोरी बेस्ड एजुकेशन। तो जबकि हमारी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, एजुकेशन मेमोरी बेस्ड ना होकर आपकी इंटेलिजेंस को भी डेवलप करे, प्रैक्टिकली बेस्ड होनी चाहिए, बच्चा उससे सीखे, बच्चे का ऑल ओवर में डेवलपमेंट हो, उसका उसकी बुद्धि का विकास हो, उसका मेंटली उसका फिजिकली भी डेवलपमेंट तभी होगा जब हमारा इंटेलिजेंस का को भी डेवलप किया जाए। तो यहाँ पर जो स्कूल और कॉलेजेस थे, ये यहाँ पर इंटेलिजेंस से ज़्यादा फोकस किसको कर रहे हैं, मेमोरी को, जो कि ठीक बात नहीं थी। अगर हम आज की एजुकेशन की बात करें, आज कंपेयर करते हैं, तो आज हम ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करते हैं। जितने भी आपके एजुकेशनिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट है या फिलोसफर हैं, उन्होंने कहा है कि आप बच्चे का, आप लाइक गांधी जी ले लीजिए, आप एरिस्टोटल ले लीजिए, सुकराट है, आपके फ्रोवेल हैं, मॉन्टीमास मारिया मंस, ये मारिया है, मॉन्टीमास मारी मारिया हैं, उन्होंने भी बच्चों के डेवलपमेंट को, बच्चों के ऑल ओवर डेवलपमेंट, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली, ये सब उसका डेवलप होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए, तभी बच्चा का डेवलपमेंट होगा, और बच्चे का अच्छा डेवलपमेंट होगा तो सोसाइटी का भी डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे यहाँ पर लैक कर रहे थे उस टाइम की एजुकेशन में। नेक्स्ट है इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेजेस आर नेग्लेक्ट बाय गिवन प्राइम इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। यहाँ पर ये किस पे फोकस कर रहे हैं, इंग्लिश पर। जो हमारी इंडियन लैंग्वेज थी, इंडियन को नेग्लेक्ट किया और प्राइम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ये इंग्लिश एजुकेशन को। इससे भी जो हमारी भारतीय, जो इंडियन लिटरेचर था, उसको बहुत धक्का लगा। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को फोकस किया, सिर्फ जो भी चीज़ें करनी है, जितने भी ऑफिसेस कार्य हों, आपकी एजुकेशन को जो फोकस किया, इंग्लिश, इंग्लिश में ही पढ़ना है, इंग्लिश में ही पढ़ना है। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स आई थी हमारी, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसकी ये न्यूमेरिकल डिफेक्ट की, ये भी एक बड़ा रीज़न था हमारा कि बच्चे अगर जो एक दो जा भी रहे थे, कुछ बच्चे जा भी रहे थे स्कूल्स में, तो वो जब इंग्लिश ही फोकस करी जा रही थी, हमारी इंडियन लैंग्वेजेस को निगलेक्ट किया जा रहा था, तो बच्चे घर पर छोड़ के बैठ जाते थे। तो ये भी यहाँ पर एक इसका बहुत बड़ा रीज़न था। नेक्स्ट है द एम ऑफ हायर एजुकेशन is only the aim of higher education is only to attain a royal position। यहाँ देखिए ये क्या कह रहे हैं, जो आपकी ये थी हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन को क्या किया इन्होंने, हायर एजुकेशन को इस तरह से बना लेते थे कि सिर्फ हमें हायर पदों पर ही जाना है, हायर एजुकेशन ली है तो हायर पदों पर ही जाना है। दिस एम has made the scope of higher education very narrow। इस वजह से, क्योंकि आप हायर एजुकेशन लेकर सिर्फ हायर उस पे राजपदों पर ही जाना है, हायर सर्विसेज में ही जाना है, तो उसका जो मीनिंग था वो भी कहीं ना कहीं वो नैरो हो गया। जो आपका हायर एजुकेशन का वो था मोड, वो भी उसका जो एरिया था वो भी नैरो हो गया। द रीज़न फॉर दिस इज दैट दोज पीपल who are unable to attain a royal position become intelligible for other job। यहाँ पर क्या हुआ, जब ये सिर्फ इन्होंने एक रॉयल पोजीशन, जो हायर एजुकेशन का मीनिंग लिया सिर्फ रॉयल पदों के लिए, रॉयल पद ही हम लेंगे, तो एक तो वो नैरो उसका वो हो गया। दूसरा, जब जो लोग हायर एजुकेशन लेने के बाद हायर पदों पे नहीं जा पाते थे,
तो उनको अयोग्य अदर इसके लिए जॉब्स के लिए वो अपने आप को वो अयोग्य हो जाते थे, अयोग्य मानने लग जाते थे। तो ये भी एक बड़ा इसका हायर एजुकेशन का उस टाइम की सिचुएशन बड़ी ख़राब थी। जो भी इंडियन एजुकेशन का सिस्टम था उस टाइम ये प्रॉब्लमेटिक था। तो ये दोनों ही हो गए, न्यूमेरिकल डिफेक्ट और क्वालिटेटिव डिफेक्ट। अभी ये लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पर जो ये अपनी पॉलिसी इसको प्रस्तावित किया, जो भी इन्होंने यहाँ पर इसमें एजुकेशन पॉलिसी 1904 दिया, इसमें इन्होंने पब्लिश किया। और इस पब्लिश करने से पहले, पब्लिश करते टाइम इन्होंने इंडियंस को इस पॉलिसी में क्या इसके नेगेटिव एस्पेक्ट थे वो सब इंडियंस के सामने उन्होंने रखे। अब जो कि इसमें आपके एक न्यूमेरिकल डिफेक्ट था और एक इसमें न्यूमेरिकल डिफेक्ट और इसमें क्वालिटेटिव डिफेक्ट थी। अब इन्होंने जो ये पॉलिसी दी, एजुकेशन पॉलिसी प्रपोज्ड बाय लॉर्ड कर्जन, ये इन्होंने पॉलिसी दी यहाँ पे, एजुकेशन पॉलिसी प्रपोज्ड बाय लॉर्ड कर्जन। इन्होंने इस पॉलिसी में अपने सुझाव दिए एजुकेशन को लेकर कि क्या इसमें हमें करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। अब ये देखिए, इंग्लिश शुड बी नॉट बी गिवन अ प्लेस इन द करिकुलम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। इन्होंने यहाँ पर अपनी जो एजुकेशन की पॉलिसी दी, अपना जो सुझाव इन्होंने रखे यहाँ पर, बिकॉज हमारा जो प्राइमरी स्कूल्स थे, प्राइमरी एजुकेशन जो थी, वहाँ पर इंग्लिश में आपके जो करिकुलम बना दिए गए इंग्लिश में, जबकि हमारा जो भारतीय कल्चर है, जो हमारी भारतीय इंडियन जो सिस्टम था, वो हिंदी और संस्कृत की ही नॉलेज उस टाइम रखते थे बच्चे, क्योंकि घरों में जो पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा बोलते थे वो हिंदी, या फिर आपका जो थोड़ी बहुत कहीं से नॉलेज होती थी तो वो संस्कृत की होती थी। अगर जब हम बात करते हैं एंशिएंट टाइम की, तो वैदिक काल की, उत्तर वैदिक काल में, तो उस टाइम पर भी हमारे जो भारतीय समाज था वो हिंदी ज़्यादा बोलता था और जो भी पढ़ाई होती थी वो संस्कृत में होती थी। उसके बाद आपका बुद्धिज़्म में हुआ तो वो पाली लैंग्वेज में यूज़ की गई। देन आपका मुस्लिम पीरियड आया तो वो आपकी उर्दू, फारसी और ये इस में लैंग्वेज में दी गई। अब यहाँ पर आपका फारसी और अरेबिक में दी गई। अब यहाँ आते आते एकदम से जब ये ब्रिटिशर्स आए और इन्होंने जो करिकुलम अपने हिसाब से दिया, ब्रिटिश कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने सब कुछ इंग्लिश में ही थोप दिया। यहाँ पर जो 1935 का मेकाले का पत्र आया था, लॉर्ड मेकाले ने जो पॉलिसी दी थी 1935 में, उसमें मेकाले जो चाहता था, फिल्ट्रेशन थ्योरी दी उन्होंने। तो मेकाले चाहते थे कि यहाँ पर जो भी जितने भी वो क्लर्क बनाने चाहते थे, वो अपनी कंपनी के लिए एक मीडिएटर तैयार कर रहे थे, अपनी कंपनी के लिए एक क्लर्क तैयार करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश ही सबसे बेस्ट लैंग्वेज है और इंग्लिश को में ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं समझा, ये नहीं देखा कि जब हम भारत में पढ़ाएंगे, भारत में पॉलिसीज लगाएंगे, तो हमारा करिकुलम भी इंडियन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, इंडियन लिटरेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो सबसे ज़्यादा घरों में बोली जाती हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उसी में हमारा करिकुलम होगा तो बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे, बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। तो यहाँ पर ये इस चीज को यहाँ आते आते 1904 में जो लॉर्ड कर्जन थे और भी जो ब्रिटिशर्स थे, वो समझ गए थे कि जब तक हम इंडियन कल्चर को, इंडियन लैंग्वेज को, इंडियन लिटरेचर को प्लेस नहीं देंगे तो प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो यहाँ पर इन्होंने यही किया कि इंग्लिश प्राइमरी लेवल पर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है the rules for given recognition
and grants in aid should be made. So should be made more stringent to upgrade the teacher status of secondary school. यहाँ पे इन्होंने कहा जितने भी जो ये रिकॉग्नाइजेशन जो आपके ये आपके सेकेंडरी लेवल के जो हमारे स्कूल्स हैं, है ना, एक तो उनकी जो वो है स्टेटस है उसको डेवलप किया जाए, उसको और ऊपर उठाया जाए। और जितने भी हमें जो एड देते हैं, यहाँ पर जो एड आती है उसके जो रूल्स है उसको एक मतलब कड़ी से मतलब अधिक उससे कि भाई आपको ये रूल फॉलो करने हैं, अधिक कड़ाई से वो करना चाहिए, रूल फॉलो करेंगे। तो ये दो चीज़ यहाँ पर इन्होंने दी। एक तो जो एड दी है उसको अच्छे से मतलब टाइटली तरीके से यूज़ होनी चाहिए, टाइटली तरीके से उसके उसके रूल्स फॉलो होने चाहिए। और इसके जो ये सेकेंडरी स्कूल है इसको और हाँ डेवलप किया जाए, इसकी एजुकेशन को डेवलप किया जाए, इसके जो भी आपके इसके कार्य क्षेत्र हैं, जो भी इसका एडमिनिस्ट्रेटिव है या जो भी इसकी एजुकेशन का एरिया है, करिकुलम है, टीचिंग मेथड है, वो सबको डेवलप किया जाए, अपग्रेड किया जाए। नेक्स्ट, लेस अटेंशन less attention has been paid to primary education. The main duty of government is to spread primary education. यहाँ पर इन्होंने कहा लेस अटेंशन, यानी कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है इसको अटेंशन नहीं दी गई जितनी मिलनी चाहिए थी। क्योंकि जो हमारी प्राइमरी जो एजुकेशन है वो एक एकेडमिक एक उसका शिक्षा की कहते हैं ना, एजुकेशन की क्या है वो है नींव जिसे कहेंगे, है ना। क्योंकि अगर वही नींव अच्छी नहीं डली, वही बुनियाद हमारी अच्छी नहीं डली, वही बुनियाद हमारी अच्छी नहीं हुई, तो आगे की जो चीज़ें हैं, आगे की अगर कहते हैं ना जब नींव ही कच्ची रह गई, नींव ही अच्छे से नहीं रखी गई तो दीवार उस पर कैसे खड़ी होगी, दीवार अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो हमारी ये प्राइमरी एजुकेशन है इसको इतनी जितनी अटेंशन मिलनी चाहिए थी उतनी अटेंशन नहीं मिली। अब मेन ड्यूटी किसकी? गवर्नमेंट की। मेन ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रचार प्रसार करें और इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। बिकॉज़ ये एक जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी नींव है, अगर उसकी नींव मजबूत होगी तो आगे की दीवारें अपने आप मजबूत चलती चली जाएंगी, आगे की दीवारें इजीली नहीं हिल पाएंगी। तो यहाँ पर इन्होंने ये एक चीज़ बोली कि स्प्रेड ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि प्राइमरी एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना। नेक्स्ट है efforts should be made to improve the level of education in colleges and schools. ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करने चाहिए, जो भी कॉलेज और स्कूल्स की एजुकेशन है उसके लेवल को इम्प्रूव किया जाए, हर एक एरिया में उसको अपग्रेड रखा जाए, उसके लेवल को डेवलप किया जाए। और चाहे उसका अब कॉलेज और स्कूल्स में क्या है, चाहे उसका टीचर है, करिकुलम है और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव है, यहाँ पर इन्होंने यही कहा है कि उसको इम्प्रूव करने के लिए कॉलेज और स्कूल्स को ऊंचा उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करने चाहिए। नेक्स्ट है इंडियन लैंग्वेजेस शुड हैव टू प्रोमिनेंट प्लेस इन द करिकुलम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन ये एजुकेशन है
प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन। तो आपको ज़्यादा से यहाँ पर जो है इंडियन लैंग्वेज, यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये कि जो आपकी इंडियन भारतीय भाषाएं हैं, है ना, वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। जो करिकुलम है वो भारतीय भाषाओं में बनाया जाए, उसको प्राथमिकता दी जाए। जो हमारी एजुकेशन का सिस्टम है उसमें इंडियन लैंग्वेज को जो करिकुलम है उसमें उसको हायर स्थान दिया जाए, हायर प्लेस दिया जाए, जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाए जो कि आपकी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, इंडियन भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उसमें करिकुलम को बनाया जाए और उसका लेवल ऊंचा उठाया जाए। तभी उठ सकता है जब हम भारतीय भाषाओं को भी प्लेस देंगे, ना कि हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पर फोकस करके चीज़ें नहीं कर सकते हैं, एक अच्छी नींव नहीं रखी जा सकती है। तो कुल मिला के इनकी पॉलिसी बहुत अच्छी थी। अगर हम इंडियन एजुकेशन के सिनेरियो में देखें तो जो लॉर्ड कर्जन थे, इन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन का सिस्टम दिया, अच्छी एजुकेशन दी, लेकिन इनके देने का, इस एजुकेशन का जो सिस्टम इन्होंने दिया, जो ये पॉलिसी दी इन्होंने 1902 में, 1904 में, इसका इनका तरीका गलत था। जैसे कि अगर हम देखें तो इन्होंने यहाँ पर जब कमेटी फॉर्म की तो उसमें इंडियंस को नहीं रखा, बहुत सारी चीज़ों को एकदम सीक्रेट रखा। तो उससे कहीं ना कहीं इंडियन को सशंकित थे, इंडियन के ना डाउटफुल रहे हर टाइम कि भाई कहीं कोई हमारे लिए ये फिर कोई नया षड्यंत्र, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस के अगेंस्ट कहीं ना कहीं कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहते थे। जैसा कि हम मेघालय को जानते हैं जो कि 1935 में आए थे, उन्होंने 1935 में गवर्नर जनरल के काउंसिलिंग के गवर्नर बन के आए। उन्होंने जो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो गया था 1813 का, उसके लिए उन्हें बुलाया गया था, जो 1813 का चार्टर एक्ट था। तो तब भी उन्होंने क्या किया, इंडियंस को एजुकेशन का, जो भारतीय शिक्षाओं को नेग्लेक्ट, सॉरी भारतीय लैंग्वेज को नेग्लेक्ट किया और इंग्लिश को ही फोकस किया है। हर चीज़ इंग्लिश में, जो भी चीज़ उनकी ब्रिटिश इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिशर्स की कंपनी थी, ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो कि 1600 में यहाँ भारत में आई थी, उसी को किस तरीके से वो लोग बेनिफिट पहुंचा सकते हैं उसी के लिए उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम बनाए। यहाँ भी इसके पीछे भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को बेनिफिट पहुंचाना था, लेकिन फिर भी अगर हम इंडियंस के सिनेरियो में देखें तो ये एक अच्छी एजुकेशन इन्होंने, एक अच्छी पॉलिसी दी एजुकेशन की, जिसमें कि इंडियन को कहीं ना कहीं, बेसिक उन्होंने उसको फोकस अपनी ब्रिटिश लैंग्वेज, ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था को रखा, ब्रिटिशर्स को रखा। लेकिन यहाँ पर जब हमारी ये आई एजुकेशन का ये वाला सिस्टम आया तो इंडियंस भी कहीं ना कहीं अवेयर हो गए थे, इंडियंस को भी जान गए थे कि जब ये लोग हम पे इस तरीके से राज कर सकते हैं, इस तरीके से हमारी एजुकेशन की पॉलिसी इस तरीके से हम पे रूल कर रहे हैं, तो धीरे 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 इंडियंस भी अवेयर होकर डेवलप होने लगे थे। तो ये इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स की एजुकेशन का ही इम्पैक्ट था, जो कि हम धीरे धीरे डेवलप होते गए और हम अपने राइट्स को जानते गए, और उसी जानने का नतीजा था कि जो कि बहुत सारे मूवमेंट्स चल रहे थे, बहुत सारे मूवमेंट्स होते रहे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, कुछ चोरी छुपे हुए और कुछ फ्रंट में आके हुए, जिसकी वजह से हम 1947 में आज़ादी हमें मिली, हम इंडिपेंडेंट भारत में आज जी रहे हैं, इंडिपेंडेंट भारत हुआ। तो इनकी एजुकेशन को भी हमें भूलना नहीं चाहिए, बस इनके तरीके गलत थे। इन्होंने अपनी ब्रिटिश को थोपा, ब्रिटिशर्स इंग्लिश लैंग्वेज को हम पे थोपा, वो एक इनके गलत तरीके थे और अपने ही फ़ायदे में इन्होंने सोचा। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। और तब तक देखते रहिए मेरा चैनल, अनुष्ठान चैनल डॉक्टर सुषमा के साथ। थैंक यू। शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए।